हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। भाई देखो, तेजस एजुकेशन अब पे आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले तो भाई, जैसा कि आप लोग पता होगा, आज हमारा क्या है, जो एट्थ क्लास क्लास 8 जो है हमारी राइटिंग प्रैक्टिस की, तो उसमें क्या है, मैंने कल एक क्वेश्चन दिया था आप लोगों को करने के लिए। आज उसका सॉल्यूशन भी देखेंगे, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ आप लोग लिख के देख रहे होंगे, ट्राई कर रहे होंगे क्वेश्चंस को, ठीक है। देखो, मैं बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहा हूँ, जो भी कुछ है बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहा हूँ। मैं डायरेक्ट क्या है ना, आपको हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ। डायरेक्ट क्या है ना, जो आप टॉपिक्स पढ़ते हो उन टॉपिक्स से ही क्वेश्चन बना रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ मैं भाई एडवांस या अच्छे लेवल के कोई क्वेश्चन करा रहा हूँ। अभी फिलहाल में जो भी मैं करा रहा हूँ वो बिल्कुल बेसिक पोर्शन है आपकी स्टडी का। आपके मान लो भाई, जो भी आप स्टडी कर रहे हो, आप जो जो टॉपिक्स पढ़ रहे हो उनका बेसिक है। जैसे मैंने आपको मेडिवल हिस्ट्री का शुरू ही कराया है, उसमें देखो कितने सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। मैंने अभी फिलहाल में 2-3 क्वेश्चन तो करा दिए, और एक क्वेश्चन मैंने आज के लिए दिया था जो कि था आपका राजपूत शासकों से रिलेटेड, कि भाई उनके जो है ना हार के क्या क्या कारण थे, ठीक है। तो वो सब चीजें क्या है, हमने यहाँ पे मतलब भाई देखना है कि भाई क्या क्या इसके हो सकते हैं। लेकिन उससे पहले देखो, ये एक अच्छा कोट है। आप लोग जानते होंगे कि हाल ही में जो रतन नवल टाटा है, भाई उनकी 86 वर्ष की आयु में उनकी डेथ हो गई है। आज का जो दिन है, ठीक है। इन्होंने अपनी बहुत अच्छी सर्विस दी है इस देश के लिए। तो इनका देखो एक कोट था, उस कोट में देखो क्या लिखा हुआ था, लोहे को कोई नष्ट नहीं कर सकता, परंतु अपना जंग उसे नष्ट कर सकता है। उसी प्रकार एक व्यक्ति है, उसको वो व्यक्ति खुद नष्ट नहीं करता, उसकी मानसिकता ऐसा करवा सकती है। कहने का मतलब, जो इंसान है ना, यानी नो बडी कैन डिस्ट्रॉय आयरन बट ऑन रस्ट कैन डिस्ट्रॉय इट। सिमिलरली, नो बडी कैन डिस्ट्रॉय ए पर्सन बट हिज ओन मेंटेलिटी। जो लोग मेंटली जो स्ट्रोंग होते हैं ना, वो लोग दुनिया में बहुत आगे जाते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। लेकिन अगर मान लो मेंटली ही आप लोग स्टेबल नहीं हो, आप लोगों का अपनी भावनाओं के ऊपर भी क्या है, कंट्रोल नहीं है, मेंटेलिटी ही आपकी कुछ ऐसी है, मानसिकता ही कुछ ऐसी है जो आपको मान लो उस रास्ते की तरफ लेके जा रही है जो आपको नष्ट करना चाहती है। तो ये मेंटेलिटी के ऊपर होता है जो भी कुछ होगा। तो ये देखो कितना अच्छा कोट है, इसको हम कहीं ना कहीं ऐसे वगैरह में इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। आज इनके बारे में एक बार थोड़ा सा जान भी लेते हैं कि भाई रतन नवल टाटा है, इनके बारे में अगर थोड़ा सा देखें फिर हम क्वेश्चंस के ऊपर आएंगे। देखिए, इनका जो जन्म है वो 28 दिसंबर 1937 में मुंबई में हुआ था, और आज 9 अक्टूबर को उनकी क्या है, डेथ हो गई है, ठीक है। इनका जो निधन हो चुका है, ये एक बहुत अच्छे मतलब भाई उद्योगपति और परोपकारी व्यक्ति माने जाते हैं, क्योंकि इन्होंने क्या है, बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं इस समाज के लिए, सोसाइटी के लिए। 91 से लेकर 2012 तक इनके पास टाटा समूह की होल्डिंग भी थी। टाटा सन्स के अध्यक्ष के रूप में भी इन्होंने काम किया है, और इस समूह को क्या है, सफल और वैश्विक मान्यता की जो ऊंचाई है वो भी पहुंचाई है, वो भी इन्होंने दिलाई है। कहने का मतलब ये है, 100 बिलियन 100 बिलियन अगर टर्नओवर किसी कंपनी का इंडिया में अगर हुआ है, तो वो टाटा एंड सन्स कंपनी का है। यहां पे आप देख सकते हो कि इन्होंने देखो इस्पात, ऑटोमोबाइल, दूरसंचार, ऐसे बहुत सारे ऐसे उद्योग हैं जहां पे इन्होंने क्या है, मतलब भाई अपनी उत्कृष्टता को दर्शाया है इन्होंने। अब देखो, आप ये भी देखो, जैगवार जैसी कंपनियां, लैंड रोवर, टेटली जैसी ब्रांड जो कंपनियां हैं, ठीक है, सबसे सस्ती नैनो कार, ये सब चीजें इन्होंने लॉन्च की है। जैगवार इनके पास है, लैंड रोवर इनके पास है, ठीक है। उसके अलावा इन्होंने देखो अपनी जितना भी जो टाटा ट्रस्ट है ना, ये जितना भी इनके पास जो टाटा ट्रस्ट है, ये अपने जितने भी कमाई है उसका 75% वो स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण विकास, गरीबी उन्मूलन
जैसी समस्याओं को क्या है, मतलब भाई खत्म करने, उनको क्या है, उन्मूलन के लिए क्या है वो ध्यान केंद्रित करते हैं। यानी अपनी इनकम का 75% ये दान में दे देते हैं। तो कहीं ना कहीं इनके जो समाज के प्रति जो दायित्व है वो यहाँ पे झलकता है। क्या दिखता है हमें कि भाई ये जो है ना, इनकी जो कंपनी है वो लोगों को उतना वापस दे रही है जितना उनसे कमा रही है। तो ये जो है ना एक अच्छा, और इसीलिए टाटा के ऊपर विश्वास है लोगों का, टाटा के ऊपर एक ट्रस्ट है, इसीलिए इसको टाटा ट्रस्ट बोलते हैं। ठीक है, आजकल हर कोई टाटा को प्रीफर करता है क्योंकि वो इनकी जो फिलंथ्रोफी जो वर्क है ना, उसको देख के लोग क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं, बनना चाहते हैं इनके जैसा। तो कहीं ना कहीं इन्होंने क्या है अपनी कंपनी, अपनी ब्रांड को बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। आज इंडिया इंडिया के अलावा भारत के बाहर अगर हम देखें, कम से कम 60 से 70 ऐसे देश हैं जहां पे इनके क्या है कारोबार चलते हैं। आप यूं सोचो कि भाई अगर पूरे वर्ल्ड में कम्युनिकेशन सिस्टम है, जो केबल नेटवर्क है, जो मान लो भाई इंटरनेट जो पहुंचाया जाता है, उसका पूरे वर्ल्ड में जितना भी है 100%, उसका 25% टाटा ट्रस्ट पहुंचाती है। आप सोचो कि कुछ ऐसे भी, जैसे कि अब मैं इंग्लैंड की एक और बताता हूं। जैसे इंग्लैंड है, एक टाइम ऐसा था जब भारत में नमक कानून तोड़ा गया था इंग्लैंड के खिलाफ, कि भाई नमक क्या है, यहां पे नमक बनाने की भी परमिशन नहीं थी इंडिया वालों को। टाटा ट्रस्ट ने इंग्लैंड में एक कंपनी खरीद ली, उस कंपनी में नमक प्रोड्यूस होता है और वो नमक है ना पूरे इंग्लैंड को सप्लाई किया जाता है। आप सोचो आज इंग्लैंड में जो नमक खाया जाता है वो हमारी कंपनी का खाया जाता है। ये टाटा ट्रस्ट की क्या है, ये उनकी क्या दिखाता है, उपलब्धि दिखाता है। ठीक है, तो ये क्या था उनके बारे में थोड़ा सा था, और एक ट्रिब्यूट इनके लिए कि भाई इन्होंने अपने जीवन में बहुत अच्छे अच्छे काम किए इस देश के लिए, समाज के लिए। तो आज इनके लिए क्या है थोड़ा सा ट्रिब्यूट था ये, जो मेरी तरफ से इनके लिए था। ठीक है, चलो अब क्या है, हम अपने क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। देखो यहां पे पहला क्वेश्चन जो मैंने कल आपको दिया था कि एनालाइज द कॉजेज एंड डिफीट ऑफ राजपूत्स, कि भाई राजपूतों के हार के कारणों का विश्लेषण करो। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें हमें मेनली क्या है, बस यही बताना है कि भाई क्या ऐसे कारण रहे होंगे जिनकी वजह से राजपूत जो शासक थे वो इतने पावरफुल लीडर्स जो होते हुए भी इतने, मतलब भाई आप यूं बोल सकते हो कि युद्ध में पारंगत होने के बावजूद भी वो क्यों उनको इन हार का सामना करना पड़ा, क्यों मुस्लिम साम्राज्य यहाँ पे जो स्थापित हुआ। और मेन जो सेंटर पॉइंट था वो राजपूत से होते थे, क्योंकि अगर इंडिया में कहीं पे आने का रास्ता था तो वो आपके नॉर्थ वेस्ट एरिया से था। बाकी तो पूरे का पूरा रीजन जो था नीचे वाला, जो जो इंडिया का हिस्सा है वो समुंदर से घिरा हुआ है, एक हिस्सा आपका पहाड़ों से घिरा हुआ है, और राजस्थान वाला जो एरिया है यहाँ पे ही सबसे ज्यादा राजपूत वगैरह रहते थे। तो ये जो कारण है इसके बारे में हमने विश्लेषण करना था। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोगों ने वो आंसर लिख लिया होगा। इसके अलावा आज एक क्वेश्चन और है जो आपको ट्राई करना है, इसका सॉल्यूशन हम कल देखेंगे। क्या है, डिस्कस द कॉज ऑफ फेलियर ऑफ द पॉलिसीज ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। भाई मोहम्मद बिन तुगलक है, उनकी जो नीतियां थी उनकी असफलता के कारणों का निरूपण कीजिए। भाई ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें बस आपको इतना बताना है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने जो जो अपनी नीतियां चलाई थी वो उसमें क्यों असफल रहे और ऐसे क्या कारण थे जिनकी वजह से वो असफल रहे हैं। ठीक है, तो क्या कारण है जिनकी वजह से वो असफल रहे हैं। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है आप इसको ट्राई करना आज, और कल इसका सॉल्यूशन देखेंगे। आज क्या है, ये वाला जो क्वेश्चन था डिफीट ऑफ, जो कॉजेज ऑफ डिफीट ऑफ राजपूत, इनको एक बार देखते हैं। ठीक है, चलो इसका जो सॉल्यूशन है वो देखते हैं, क्या इसका सॉल्यूशन हो सकता है।
पॉसिबल क्या इसके मतलब भाई मॉडल आंसर बन सकता है। चलो तो देखो यहां पे क्या कह रहा है, राजपूतों की हार के कारण के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो देखो एक अच्छा मतलब भाई मतलब सॉरी, एक अच्छा क्या है, हमें परिचय देना पड़ेगा इसका। और परिचय में देखो हम क्या दे सकते हैं यहाँ पे, एक मिनट। चलो इसको करते हैं। अब देखो क्या है भाई, जब राजपूतों की डिफीट की बात करते हैं, ठीक है, हार की बात करते हैं, तो मेडिवल पीरियड है, देखो हार की बात करते हैं तो खास तौर पे जो मध्यकालीन जो भाग है भारत है, इसमें कई ऐसे कारण हुए जिनमें क्या है आंतरिक कमजोरियों से लेकर और बाहरी सैन्य और रणनीतिक जो चुनौतियां हैं ये भी इसके अंदर शामिल थी। राजपूत राज्य भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे बड़े रक्षक में से एक थे। इन्होंने कई आक्रमणों के खिलाफ जो लड़ाइयां लड़ी हैं, जिनमें से जैसे गजनवी हो गए, मोहम्मद गोरी, ठीक है, दिल्ली सल्तनत, मुगल साम्राज्य, इन सब के खिलाफ इन्होंने लड़ाइयां लड़ी हैं। और इनके वीरतापूर्ण प्रतिरोध के बावजूद भी जो राजपूतों को अंततः आंतरिक और बाहरी कारकों के संयोजन से पराजित होना पड़ा है। तो देखो ये एक इंट्रोडक्शन में आ जाएगा, इसमें इसको थोड़ा सा और छोटा भी कर सकते हो, लेकिन अगर मैं 250 वर्ड में अगर लिख रहा हूं तो मैं इसको क्या है थोड़ा सा छोटा करके, थोड़ा सा अपनी भाषा में, अपनी लैंग्वेज में क्या है, मैं इसको और ज्यादा एक्सप्लेन ना करके सिंपल सी इसकी क्या है एक इंट्रो दे सकता हूं कि भाई हमें बस इंट्रो में बस इतना बताना है कि भाई कई ऐसे कारण रहे हैं जिनकी वजह से क्या है जो राजपूत जो शासक थे वो क्या है यहाँ पे बाहरी और आंतरिक कारणों के संयोजन से पराजित हुए हैं। और वो बाहरी और आंतरिक कारण क्या क्या हो सकते हैं एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला देखो, हार के कारणों का विस्तृत विश्लेषण दिया गया है। सबसे पहला है कि एकता की कमी और विखंडन। भाई सीधी सी बात है, इनके अंदर यूनिटी नहीं थी, ठीक है, यूनिटी की कमी थी, लैक ऑफ यूनिटी, और विखंडन यानी फ्रेगमेंटेशन, कि भाई ये एक दूसरे से दूर दूर अलग अलग रहते थे। चलो जैसे कि देखो राजनीतिक विभेद, इसी के अंदर ही मैंने पॉइंट बना दिए दो, ठीक है। देखो पहला क्या है, पॉलिटिकल डिसयूनिटी। पहला क्या है, पॉलिटिकल डिसयूनिटी, राजनीतिक विभेद। अब देखो इसमें क्या है भाई, राजपूत कई स्वतंत्र राज्यों और कुलों में विभाजित थे, ठीक है, जैसे चौहान, राठौर, गुहिलोत, सिसोदिया, परमार आदि। ये जो राजपूत शासक थे ये स्वतंत्र राज्य थे और कई कुलों में विभाजित हो रखे थे। इनको क्या है एकीकृत जो है ना राजपूत की पहचान जो है ना, मतलब भाई इंटीग्रेटेड, आप ये बोल सकते हो कि भाई ये लोग है ना यूनिफाइड नहीं थे, यूनिफाइड आइडेंटिटी नहीं थी इनकी। उसकी जो कमी है ना यहाँ पे हमें देखने को मिली, और उसके चलते क्या हुआ, अक्सर ये क्या है अपने प्रभुत्व और क्षेत्रीय विस्तार के लिए आंतरिक युद्धों में लगे रहते थे। कहने का मतलब सीधा सा है कि भाई इनके अंदर क्या था कि भाई खुद के जो डोमिनेंस बढ़ाने के लिए या टेरिटोरी जो है ना क्षेत्रीय विस्तार को बढ़ाने के लिए, टेरिटोरी अपना विस्तार करने के लिए ये खुद ही इंटरनल क्या है ना, अब यू बोल सकते हो कि भाई इंटरनल युद्धों में ही क्या है लगे रहते थे, जिसकी वजह से क्या है इस विभेद ने क्या है बाहरी जो आक्रमणकारी जो आते थे उन्हें एक एक करके जीतना आसान बना दिया। अब सीधी सी बात है, अगर मान लो आप पड़ोसी राज्यों के साथ ही आप अपने युद्ध कर रहे हो ताकि भाई उसका क्या है अपनी टेरिटोरी का एक्सपेंशन कर सको, तो क्या होगा भाई वो जो बाहर से आक्रमणकारी आएगा वो इजीली आपके दुश्मन को अपने पाले में ले लेगा, है ना, और उसके लिए आसान हो जाएगा इसको जीतना। पहले वो उसको हराएगा और फिर जो जिसको उसने अपने साथ मिलाया है उसको हरा देगा। तो कहने का मतलब ये जो है ना, ये विभेद की जो नीति है आक्रमणकारी इसको अपनाते थे, ठीक है। और जो गठबंधन बनाने में भी क्या रहे, ये विफल रहे गठबंधन बनाने में। कहने का मतलब भाई कभी भी ये इन्होंने अलायंस नहीं बनाया, ये जो राजपूत शासक थे ये कभी भी एक दूसरे के
साथ मिलके नहीं लड़े, इन्होंने कभी भी एक साथ मिलके किसी भी ऐसे आक्रमणकारी के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ी। राजपूत जो शासक थे वो खास तौर पर आम बाहरी खतरों का सामना करने के लिए मजबूत गठबंधन बनाने में विफल रहे, और राजपूत राज्यों ने शायद कभी अपनी रक्षा रणनीतियों का समन्वय किया हो, कभी नहीं किया। इन्होंने कभी भी अपने जो है ना रक्षा जो नीतियां थी, आप यूं बोल सकते हो कि भाई जो कोऑर्डिनेशन है ना डिफेंस स्ट्रेटेजी में, इन्होंने कभी भी एक दूसरे राज्य के साथ कोऑर्डिनेट नहीं किया, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, हमलावर जो बल थे उनके खिलाफ वो अलग थलग और कमजोर प्रतिरोध दिखाया उन्होंने। और वो क्या है, कमजोर मतलब भाई जो हमलावर जो बल थे वो क्या है, इनको जब अलग थलग देखते तो और इनको जो कमजोर महसूस होता, तो उसकी वजह से क्या है, ये उस कमजोरी के चलते ये क्या है, प्रतिरोध नहीं कर पाए और ये क्या है उस युद्ध को हार जाते थे। ठीक है, तो देखो इसके अंदर लिखने का बस यही था कि भाई एकता की कमी थी और विखंडन जो था। ठीक है, ये एक इसका हो सकता है। नेक्स्ट क्या है भाई, इनके पास अप्रचलित सैन्य रणनीति प्रौद्योगिकी नहीं थी। आपको इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो मिलिट्री टैक्टिक्स जो होती है ना और जो टेक्नोलॉजी है उसमें वो मतलब भाई इतना आगे नहीं थे। वो पुरानी जो परंपरागत जो टेक्नोलॉजी थी ना उसी को ही फॉलो कर रहे थे। कहने का मतलब ये पारंपरिक युद्ध में विश्वास करते थे। पारंपरिक युद्ध का मतलब जो ट्रेडिशनल वारफेयर होता था, जैसे राजपूत है वो अपनी वीरता, शिष्टता और पारंपरिक सम्मान जो संहिताओं का पालन करने के लिए जाने जाते थे। वे अक्सर युद्ध में क्या है, लोकाचार का पालन करते थे। लोकाचार का मतलब भाई सीधा सा यही है कि भाई वो एक प्रकार से कोड ऑफ ऑनर जो होता है ना उसको फॉलो करते थे कि भाई मैं जैसे ऑनर है, ऑनर कोड ऑफ ऑनर का मतलब क्या हो जाएगा कि भाई जब वो ज्यादातर आमने सामने की लड़ाइयों में विश्वास करते थे, व्यक्तिगत गौरव को के ऊपर जोर देते थे, जिसके चलते इनको यही हानि क्या है देखने को मिली। कई बार क्या होता था, युद्ध हो रहा है और जो सामने वाला है वो कमजोर दिखता था तो उसको युद्ध क्षेत्र में छोड़ देते थे। ठीक है, अब वो वापस से लौट के आता था तो मजबूत होके आता था। ठीक है, या फिर मान लो लड़ाई लड़ी जा रही है तो उस समय क्या है, सामने वाले का अगर हथियार नीचे गिर गया तो ये भी अपना हथियार गिरा देते थे कि भाई आमने सामने लड़ाई करेंगे, सामने वाले को क्या है वो मजबूत पक्ष देंगे। तो ये खुद की वीरता, शिष्टता ये दिखाने के लिए ये उनके साथ क्या है, जो एक बोलते हैं ना कि भाई लोकाचार का पालन करते थे। ये कहने का मतलब जो एक प्रकार से कोड ऑफ ऑनर का क्या है, इस कोड ऑफ ऑनर है उसको क्या है मतलब भाई ज्यादा उसके ऊपर जोर देते थे। ट्रेडिशनल जो कोड ऑफ ऑनर है कि हम जैसे हमारे यहाँ पे नहीं बोला जाता है कि भाई दुश्मन से भी हमें क्या है प्यार से पेश आना चाहिए, तो ऐसा बोलते थे कि भाई दुश्मन अगर मान लो निहत्था है तो उससे प्यार से पेश आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसको निहत्था देख के उसके ऊपर वार करना चाहिए। तो ये जो लड़ाई है। दूसरा, कोई पीठ दिखा के भाग रहा है तो उसके ऊपर वार नहीं करना। ये जो चीजें है ना ये लोकाचार का पालन करते थे। इसकी वजह से भी इनको बहुत ज्यादा क्या है जो मतलब भाई नुकसान झेलना पड़ा है। युद्ध की यह शैली है ना हमेशा उनके विरोधियों की रणनीति के अनुकूल नहीं थी और उन्होंने अधिक लचीली, व्यवहारिक और अक्सर क्रूर रणनीति जो है ना मतलब भाई अक्सर क्रूर मतलब कभी कभार ही वो ऐसे क्रूर रणनीति अपनाते थे, लेकिन ज्यादातर वो लचीली रखते थे, व्यवहारिक रखते थे। ठीक है, तो व्यवहारिक का मतलब बस सीधा सा यही हो गया कि भाई वो फ्लेक्सिबल, प्रैग्मेटिक जो है ना, कभी कभार ये रूथलेस जो है ना रणनीति अपनाते थे। ठीक है, अच्छा, पुरानी सैन्य जो तकनीक है उसका इस्तेमाल होता था, जैसे घुड़सवार जो सेना थी, तलवार, धनुष, तीर धनुष वगैरह इन पे अधिक निर्भर करते थे। लेकिन जो मुस्लिम जो आक्रमणकारी है वो मिश्रित धनुष, घोड़ों के तीरंदाज, बाद में इन्होंने तोपों का भी इस्तेमाल किया। ठीक है, बारूद के हथियार भी आ गए थे उस समय। तो ऐसे जो उन्नत जो सैन्य तकनीक थी ना इनका इस्तेमाल इन्होंने नहीं किया और इस नवाचार की कमी के चलते राजपूतों को नुकसान झेलना पड़ा।
कहने का मतलब आउटडेटेड जो मिलिट्री जो टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल ये करते थे, जिसके चलते जो सामने जो मुस्लिम आक्रमणकारी हैं, जो कि भाई एक प्रकार से नई तकनीक के साथ आपके साथ आ रहे हैं, नए तरह के मॉडल्स लेके आ रहे हैं, वो यहां पे उनके सामने हार जाते थे। तो दूसरा पॉइंट मेरा क्या था, सैन्य रणनीति और प्रौद्योगिकी। ठीक है, चलो तीसरा पॉइंट है सामरिक कमियां। सामरिक कमियों का मतलब क्या है भाई, इसका मतलब है कि भाई ये ज्यादातर स्ट्रेटेजिक एंड टैक्टिकल जो है ना, आप ये बोल सकते हो डेफिशिएंसी, टैक्टिक डेफिशिएंसी। कहने का मतलब स्ट्रेटेजिक और टैक्टिकल जो है ना डेफिशिएंसी का क्या है, यहां पे मतलब भाई उनकी जो कमियां है ना वो देखने को मिली। देखो यहां पे क्या है, स्थिर रक्षा रणनीतियां। कहने का मतलब स्टैटिक डिफेंस स्ट्रेटजी वो अपनाते थे। जैसे स्टैटिक डिफेंस स्ट्रेटजी का मतलब ये है, जैसे राजपूत किले वगैरह, शहर वगैरह है अच्छी तरीके से जो सुरक्षित थे, लेकिन जो राजपूतों के रक्षात्मक जो युद्ध पद्धति थी ना, जैसे किलेबंदी करना, स्थिर रक्षा पर निर्भरता अधिक मोबाइल थी। कहने का मतलब ये था कि जब प्रभावी आक्रमण जो है ना इनके टाइम पे होता था, तो उनको उनके लिए गुरिल्ला शैली वगैरह है, इनका युद्ध में कभी भी इस्तेमाल नहीं किया। जैसे कि भाई आप शिवाजी को देखते थे, गोरिल्ला वारफेयर वगैरह करते थे। ये क्या करते थे, आमने सामने की लड़ाई लड़ते थे। ठीक है, गोरिल्ला वारफेयर वगैरह कभी नहीं, आप खुले मैदान में लड़ाइयां होती थी। नेक्स्ट पॉइंट यही है, खुले मैदानों में जो है लड़ाइयां होती थी, और ये जो है ना खुले मैदान में लड़ाई करना पसंद करते थे। इसके चलते क्या था, छोटी सेनाएं होती थी जो कि बड़ी और बेहतर जो सेनाएं होती थी उनसे मात खा जाती थी। प्रसिद्ध इसका देखो एग्जाम्पल ये है, जैसे तराइन का दूसरा युद्ध है। भाई राजपूत सेना को कमजोर करने के लिए घुड़सवार सेना और तीरंदाजों का इस्तेमाल किया था, और जिसके चलते पृथ्वीराज चौहान है वो मोहम्मद जो गौरी है उससे हार गए थे। तो खुले मैदानों में वारफेयर होता था, कभी भी इन्होंने गोरिल्ला वारफेयर का इस्तेमाल नहीं किया। और जो आक्रमणकारी जो थे ना उनकी जो टैक्टिक्स है उनको भी समझने में ये क्या है, एक प्रकार से मतलब भाई इतना मतलब अच्छे से नहीं समझ पाए, और अपनी जो है ना जो मान लो भाई रणनीति है उसको भी अच्छे से नहीं बना पाए। ठीक है, तो आप ये बोल सकते हो कि भाई जो डिफेंस स्ट्रेटेजी है ना उसकी कमी आपको यहां पे देखने को मिलेगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट है बदलती राजनीतिक वास्तविकताओं के अनुकूल ढलने में असमर्थन। भाई सीधी सी बात है, पॉलिटिकल जो रियलिटी है चेंज हो रही थी जैसे जैसे, उसके अनुसार कभी भी अपने आप को ढाला नहीं। कहने का मतलब जैसे कि भाई एक्स का देखो ये दे रखा है, व्यवहारिक पर परंपरा के प्रति निष्ठा, व्यवहारिकता के ऊपर। भाई प्रैग्मेटिज्म जो होता है ना उसके उसके ऊपर अगर हम देखें, लॉयल्टी है ना उसको ये सबसे ऊपर रखते थे। ठीक है, लॉयल्टी को कैसे, भाई जैसे राजपूत है अपने पारंपरिक मूल्यों में गहराई से जुड़े हुए थे, जो उनके जो मतलब भाई व्यवहार था, जो ट्रेडिशनल जो वैल्यूज थी उनके अंदर वो क्या है, मतलब एक प्रकार से बहुत गहराई तक जुड़े हुए थे। और वो सम्मान की संहिता भी इसमें शामिल थी कि भाई वो क्या है ना, कोड ऑफ ऑनर भी यहाँ पे दिखता था। कोड ऑफ ऑनर का मतलब क्या है कि भाई ये क्या है ना, सामने वाले को भी क्या है एक अच्छी दृष्टि से देखते थे, चाहे उससे युद्ध जरूर कर रहे हैं लेकिन वो चाहे कितना भी क्रूर हो, अगर वो सामने लड़ रहा है और वो निहत्था है तो उसके ऊपर वार नहीं करेंगे। ये जो है ना उनकी जो वैल्यू सिस्टम जो था वो कहीं ना कहीं इनको इन जो कूटनीतिक जो रणनीति होती है ना, जो युद्ध और कूटनीति के लिए जो अधिक व्यवहारिक और रणनीतिक दृष्टिकोण में है ना, हमेशा बाधा डालती है ये। उदाहरण के तौर के लिए जैसे कि देखो राजपूत अक्सर युद्ध में पीछे हटने और भ्रामक रणनीति का उपयोग करने से इनकार कर देते थे। कहने का मतलब सीधा सा है कि वो युद्ध में कभी भी पीछे हटने की नहीं सोचते थे। ठीक है, मर जाएंगे लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। दूसरा, कोई ऐसी रणनीति नहीं अपनाएंगे जिसमें क्या है, जैसे किसी को धोखा देके युद्ध करना,
वो बोलते हैं कि आमने सामने, उससे इनकार कर देते थे। कभी कभी जो अधिक चतुर विरोधी जो होते थे ना, इनके खिलाफ जीवित रहने के लिए ये आवश्यक होता था। कहने का मतलब ये है कि जो चतुर विरोधी जो होते थे वो अक्सर क्या होते थे, इस चीज का फायदा उठाते थे। ठीक है, तो इस चीज का क्या है, फायदा उठाते थे। देखो, कूटनीति के लिए छुटे हुए जो अवसर हैं उनके बारे में बात की जा रही है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, राजपूत शासक अक्सर पड़ोसी राज्य दिल्ली सल्तनत, मुगल जैसी उभरती शक्तियों के साथ कूटनीतिक गठबंधन करने में भी धीमे थे। सीधी सी बात है, इन्होंने जो ये उभरती जो शक्तियां थी, दिल्ली सल्तनत और जो मुगल जो साम्राज्य हैं, इनके साथ क्या है, कूटनीतिक गठबंधन नहीं बनाए इतने। उनके दुश्मन मजबूत हो गए जबकि राजपूत अलग थलग पड़ गए। ठीक है, तो कहने का सीधा सा यही था कि भाई वो इन्होंने क्या है, अपने जो इनको जो एनेमी जो थे इनके, ठीक है, इनको ग्रो करने में क्या है, इन्हीं राजपूतों का ही हाथ है, क्योंकि ये कभी भी उनके साथ कूटनीतिक गठबंधन नहीं बना पाए और अपने आप को मजबूत नहीं कर पाए, एक दूसरे से ही लड़ते रहे। अब देखो, आर्थिक कमजोरियां भी थी। आर्थिक कमजोरियों में क्या आ जाएगा भाई, इकोनॉमिक जो है ना वीकनेस भी थी, क्योंकि इनके पास संसाधन सीमित थे, सीमित संसाधन होते थे। जैसे राजपूत जैसे हैं, ये राजस्थान के शुष्क क्षेत्र में पड़ते हैं। धन की कमी के कारण लंबे समय तक सैन्य अभियान नहीं चला सकते थे, बड़ी सेनाएं नहीं बना सकते थे, उन्नत हथियारों का भुगतान नहीं कर सकते थे, भाड़े पे सैनिकों को नहीं ला सकते थे। साथ में क्या है, ये कृषि पर निर्भर थे और राजपूत जो अर्थव्यवस्था मुख्यतः क्या है, कृषि पर ही निर्भर करती थी। और कृषि के अलावा कोई ऐसा, जो मान लो भाई कोई ऐसा स्रोत नहीं था जहां से मतलब भाई अच्छा पैसा है। लेकिन अगर इनके विपरीत देखे तो कई मुस्लिम विरोधी ऐसे होते थे जिनके पास विशाल व्यापार मार्ग होते थे, अच्छे जो शहरी केंद्र होते थे, जहां से क्या वो अच्छे तरीके से व्यापार कर सकते थे, नियंत्रण कर सकते थे। इन्होंने अपने सैन्य अभियान की निधि देने के लिए अधिक वित्तीय संसाधन मिले हुए थे। तो कहीं ना कहीं ये जो है ना धन की कमी, ठीक है, और उसको क्या है, आर्थिक जो कमजोरियां जो ये दिखी हैं, इनके चलते भी क्या है, ये एक प्रकार से इनका हार का कारण रहा है। नेक्स्ट है धार्मिक और सांस्कृतिक जो है ना कारक भी हो सकते हैं, धार्मिक और सांस्कृतिक कारक। जैसे आपने सुना होगा जौहर और शक परंपरा। जौहर क्या होता है भाई, जौहर यही तो होता है कि जब अक्सर मान लो राजपूत शासक है, वो युद्ध में लड़ रहा हो और वो हार गया और वहां पे मर गया, तो उसके बाद क्या है, जो महिलाएं हैं वो सामूहिक जौहर कर लेती थी। और शक क्या होता था भाई, उस युद्ध के दौरान जब उसको ये पता है कि युद्ध है, वो उस इसमें उसकी हार होने वाली है, तो वो वापस अपनी सेना को ले जाने की बजाय वो क्या करता था कि भाई नहीं, मैं अंतिम सांस तक लड़ूंगा। अंतिम घाती युद्ध में वो मारा जाता था। शक का मतलब जो युद्ध में मारा गया जो राजा है उसको शक बोलते थे। ठीक है, तो ऐसे जो अंतिम अंतिम घाती जो युद्ध है, इससे क्या होता था भाई, इससे क्या है, एक प्रकार से वो अपने सम्मान के लिए लड़ रहे थे कि भाई मेरा जो सम्मान है वो, कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि युद्ध में जब हार जाते हैं तो अपनी हार को वो बर्दाश्त नहीं कर पाते थे, इसलिए आत्महत्या भी कर लेते थे कुछ राजा। तो ये जो है ना वो अपनी हार स्वीकार नहीं कर सकते थे, पराजित जो है ना पराजय स्वीकार नहीं कर सकते थे। ठीक है, और सुनिश्चित कि भाई जो यहाँ पे पराजित राजपूत राज्य फिर से संगठित न हो सके, आगे प्रतिरोध न कर सके, इसके लिए क्या है, मतलब भाई ज्यादातर क्या होता था कई मामलों में भाई, इससे सेना और आबादी का पूर्ण विनाश ही होता था। भाई अगर राजा मान लो पीछे नहीं हट रहा है, उसको पता है कि ये युद्ध हारने वाला है, तो वो अपनी सेना को समर्पित कर देता था सामने वालों के, क्योंकि उसे पता है कि इस युद्ध में मैं तो मरूंगा या फिर साथ में सेना को भी लेके मरता था। ठीक है, तो ये जो है ना कहीं बाकी जो और आप देखोगे तो जो इन्वेजन वगैरह जब होते थे तो वो क्या है, पीछे हट जाते थे युद्ध हारते ही। ठीक है, वो दोबारा से फिर मजबूत होके आते थे, लेकिन राजपूतों में ऐसा नहीं था। अच्छा, कठोर सामाजिक पदानुक्रम था।
भाई सीधी सी बात है, आपको ये पता होगा कि भाई यहाँ पे कास्ट सिस्टम रिजिड था, हायरार्की रिजिड थी, जिसकी वजह से क्या होता था, जो निम्न जाति के कुछ लोग थे वो अक्सर वो राजपूतों के शासकों के समर्थन में लड़ने के इच्छुक नहीं थे इतने, है ना। उनके विरोध अक्सर अधिक विविधतापूर्ण या समावेशी सेना नहीं जुटा पाए ये लोग। भाई सीधी सी बात है, क्या होता था यहाँ पे भाई सॉरी, देखो अगर मान लो मैं राजपूत शासकों की बात करता हूं, यहां पे जो उनकी सेना में कौन कौन होते थे, जो किसान होते थे, ठीक है, बढ़ई का काम कर रहे हैं, लुहार है, ठीक है, ये जो है ना ये इनकी सेना में लड़ते थे। तो कहने का मतलब इनके पास क्या है ना, कोई बड़ी मजबूत वैसी सेना नहीं थी जो स्किल्ड हो। जब ये लोग लड़ाई लड़ते थे तो इनके पास स्किल्ड सेना नहीं होती थी, लेकिन जो सामने से जो आक्रमणकारी आ रहा है वो क्या है, अपनी स्किल्ड सेना लेके आते थे। उनके पास अच्छे प्रकार के हथियार होते थे, अच्छी स्किल्ड सेनाएं होती थी, वो अपनी सेनाओं को मजबूत रखते थे। उनका एक हायरार्की सिस्टम ऐसा था कि भाई वो एक प्रॉपर तरीके से क्या है, मतलब जैसे आज के टाइम में मिलिट्री का वो देखते हैं ना, सेम वैसा ही यहाँ पे उस समय उन लोगों के पास था। और हमारे यहाँ पे इन चीजों की कमी थी। जब वार होते थे तो ये सारे इकट्ठे होके राजा के लिए लड़ लेते थे, बाद में वो अपने अपने काम पे लौट जाते थे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि भाई जो यहाँ की जो सेना थी ना, उनको श्रेष्ठ नेतृत्व नहीं मिला। भाई मुस्लिम जो आक्रमणकारी आते थे उनके पास बहुत अच्छे अच्छे क्या है, मतलब भाई सैन्य रूप से कुशल नेता होते थे, जैसे महमूद गजनवी, गोरी, बाबर। इनके पास जो ये जो नेता है ये बड़ी और अनुशासित जो है ना संगठित जो सेना रखते थे, अनुभवी इनके पास रणनीतिकार होते थे, सेनाओं को एकजुट करने और विजय पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता होती थी। और कई बार ये क्या करते थे, जीतने के लिए रिलीजन का सहारा भी लेते थे कि भाई आपके धर्म को खतरा है। और रिलीजन वो चीज होती है जो मुर्दे को भी जिंदा कर दे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये जो चीजें है ना, इनके पास एक अच्छा मतलब भाई गतिशील नेतृत्व देखने को मिला है। अच्छा, एक एक पॉइंट ये भी बन सकता है कि भाई जो जैसे भाड़े के जो सैनिक होते थे ना, उनका उपयोग राजपूत सैनिकों ने नहीं किया। मुस्लिम जो होते थे भाड़े के सैनिक लेके आते थे, तुर्क, अफगान वगैरह से। ये सैनिक जो थे हर चीज में पारंगत होते थे, ठीक है। और इनके पास क्या है भाई, आप एक ये बोल सकते हो कि भाई इनके पास अधिक विविधताएं थी सेना में, अनुकूलीय और अच्छे मतलब भाई युद्ध के विभिन्न रूपों से वो क्या थे, अनुभवी थे, कई लड़ाइयां लड़ चुके थे, बड़े बड़े इन्होंने अभियान किए हैं, उन अभियानों में ये लड़ चुके थे, उनसे एक्सपीरियंस हुआ था, सीखा था इन्होंने। तो कहीं ना कहीं जो ये भाड़े के जो है ना सैनिक है वो नहीं ला पाए ये मतलब भाई राजपूत शासक। अच्छा, आक्रमण और बाहरी दबाव की बात करते हैं। आक्रमण और बाहरी दबाव, देखो कई बार क्या होता था, बार बार आक्रमण जब होते हैं तो उससे क्या है भाई, जैसे 11वीं शताब्दी के समय में महमूद गजनवी है, उसके बाद 12वीं शताब्दी में अगर हम देखें जो महमूद गौर है, उनके बाद दिल्ली सल्तनत, मुगल जो साम्राज्य हैं, इनके बार बार आक्रमण हुए और इन आक्रमणों की जो लहर है उससे राजपूत जो राज्य थे उनके संसाधन और सैन्य क्षमता है वो खत्म हो गई थी, जिसके चलते क्या है ये कमजोर पड़ गए और ये जो है ना आगे युद्ध करने में सक्षम नहीं रहे, ठीक है। अच्छा, साम्राज्य के बेहतर जो संसाधन है उनकी बात करें, जैसे दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य हैं, इनके खिलाफ राजपूतों ने लड़ाई लड़ी। इनके पास जनशक्ति, धन और सैन्य उपकरण के मामले में बड़े संसाधन थे। इनके मतलब भाई एक प्रकार से दिल्ली सल्तनत और जो मुगल साम्राज्य है ना, इनके पास तो राजपूतों के खिलाफ लड़ने के लिए अच्छी जनशक्ति थी, धन भी था, पैसा भी था। लेकिन उसके विपरीत राजपूतों के पास क्या है, छोटी सेना, धन की कमी, लंबे समय तक ये क्या है बड़े बड़े युद्ध को, बड़े बड़े साम्राज्य के खिलाफ युद्ध को लड़ने
में क्या थे, सक्षम नहीं थे। तो ये जो कमियां थी ना, इनके चलते क्या है, तो देखो मैंने 7-8 ये पॉइंट बताए हैं, आप इनको अपनी लैंग्वेज में थोड़ा सा छोटा करके छोटे छोटे पॉइंट बना लेना। वन लाइनर भी अगर बना लोगे 8-10 पॉइंट, ठीक है, तो भी आपके क्या है, लिखने के पॉइंट बन जाएंगे। कई बार देखो ऐसा होता है ना कि आपको क्या करना है, इंट्रो लिखना है, फिर यहां पे आप मेन जो बॉडी स्ट्रक्चर होगा उसमें लिखोगे, जैसे 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, ऐसे करके 5, ऐसे करके आप 8-9 पॉइंट लिख दो, पॉइंट बना दो। वन लाइनर, ऐसे वन लाइनर या 2-2 लाइन के ऐसे पॉइंट बना दो, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। बस आपको हेडिंग डालनी है कि क्या क्या इसके कारण रहे हैं उनकी विफलता के, ठीक है, और फिर क्या है, निष्कर्ष डाल देना। निष्कर्ष में देखो सीधा सीधा क्या आ जाएगा कि भाई राजपूतों की हार के जो है ना, आंतरिक जो विभाजन है, ठीक है, पुरानी सैन्य रणनीति थी, आर्थिक कमजोरियों के संयोजन के चलते, ठीक है, विरोधियों के पास बेहतर तकनीक, रणनीति, नेतृत्व था, ठीक है, और जो वीरता और सम्मान के नियमों का ये कठोर पालन करते थे, उसके बावजूद अधिक व्यावहारिक और एकीकृत ताकतों के खिलाफ क्या है, इनको नुकसान में डाला गया। नुकसान मतलब भाई झेलना पड़ा। इनकी हार के बावजूद भी राजपूतों ने वीरता, प्रतिरोध और सांस्कृतिक योगदान की विरासत जो है छोड़ी नहीं, लेकिन बदलती सैन्य और राजनीतिक जो वास्तविकताओं के अनुकूल उनकी जो असमर्थता ने अंततः उनके पतन का कारण बना है। तो सीधी सी बात क्या है कि भाई इन्होंने अपने आप को जो समाज में है, अपना परंपरागत जो ट्रेडिशन, जो वॉरफेयर था, उसी तक सीमित रखा। इन्होंने अपने आप को बदला नहीं टाइम के साथ, और उसी के चलते क्या है, ये इनको हार का सामना करना पड़ा, और इनका जो है यहाँ पे जो राजपूत शासक है उनका पतन देखने को मिला। तो ये हमारे पास क्या था, एक इसका मान लो भाई मेरे पास क्या है, एक मॉडल आंसर है। मैं इसको इंग्लिश में भी दिखा देता हूं आपको, ठीक है, फिर से एक बार दिखा देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे एक बस इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा, जैसे लेक ऑफ यूनिटी और फ्रेगमेंटेशन की वजह से है भाई, ये इनके अंदर क्या है, यूनिटी नहीं थी। दूसरा क्या है, बड़े बड़े अलायंस नहीं बना पाए थे और राजाओं के साथ, ठीक है। तो एक उसमें आप ये दोनों से पॉइंट बना के वन लाइनर पॉइंट बना देना, ठीक है। अच्छा, जो मिलिट्री टैक्टिक्स है वो ऑब्सोलेट टेक्निक का इस्तेमाल करते थे, ट्रेडिशनल वारफेयर में विश्वास करते थे, ओवरडेटेड जो मिलिट्री टेक्नोलॉजी थी, ठीक है। साथ में क्या है, स्ट्रेटेजिक और टैक्टिकल जो डेफिशिएंसी है यहाँ पे, यानी भाई वो स्टैटिक जो है ना डिफेंस स्ट्रेटेजी अपनाते थे। ओपन बैटलफील्ड डिफीट जो है वो देखने को मिली, यानी खुले मैदान में वारफेयर करते थे। सीधा सा एग्जांपल देखो, ये रहा बैटल ऑफ तराइन का जो युद्ध है, ठीक है। उसके बाद इनएबिलिटी टू एडप्ट टू चेंज पॉलिटिकल रियलिटी, भाई कैसे कैसे जो पॉलिटिकल रियलिटी चेंज हो रही है उसको एडप्ट नहीं किया इन्होंने, हमेशा अपनी लॉयल्टी तक सीमित रखा इन्होंने। दूसरा क्या है, इन्होंने अपॉर्चुनिटी, डिप्लोमेसी की जो है ना अपॉर्चुनिटी, उसको मिस कर दिया, डिप्लोमेटिक नहीं रहे, डिप्लोमेसी नहीं की इन्होंने, ठीक है। इकोनॉमिक जो वीकनेस है वो देखने को मिली, भाई यहाँ पे उनके पास रिसोर्सेज क्या थे, लिमिटेड थे रिसोर्सेज, जिनके चलते ये अपने क्या है ज्यादा लंबे समय तक युद्ध नहीं लड़ सकते थे। एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थे, ऐसे कोई बड़े मार्ग नहीं थे जैसे मुस्लिम जो साम्राज्य था उनके पास होते थे। फाइनेंशियल इकट्ठा नहीं कर पाए, फाइनेंस जो है इकट्ठा नहीं कर पाए, इतने रिसोर्सेज नहीं थे इनके पास। रिलीजियस और कल्चरल फैक्टर भी थे, भाई जैसे जौहर और शक जो ट्रेडिशन है, ठीक है, ये क्या थे, ये दिखाते हैं कि भाई इसमें कि भाई जो सुसाइड कर लेते थे बैटल में, फाइनल सुसाइड बैटल भी कर लेते थे, उसे बोलते थे शक, कि भाई वो वहीं पे ही अपने आप को क्या है, मतलब भाई युद्ध लड़ा और युद्ध में जब हारते दिखे तो उन्होंने क्या किया, मरने का सोचा, बोला कि लड़ते हुए मरूंगा, ठीक है। रिजिड सोशल हायरार्की थी, ठीक है, जिसकी वजह से कास्ट बेस्ड सोशल स्ट्रक्चर था उस समय का, तो जिसकी वजह से क्या था, यहाँ पे
जो लोअर कास्ट के जो लोग थे वो उनको इकट्ठा नहीं कर पाए, उनको साथ लेके नहीं चल पाए, तो जिसकी वजह से सेनाएं बहुत छोटी होती थी, कमजोर होती थी, सुपीरियर लीडरशिप नहीं थी इनके पास। जो इन्वेडिव फोर्सेस थी, जो इन्वेजन हो रहा है, तो उनके पास क्या है, अच्छे अच्छे डायनेमिक क्या है, लीडरशिप थे, करिज्मेटिक, और जो मिलिट्री में जो स्किल्ड जो लीडरशिप थी, जैसे महमूद गजनबी वगैरह, ये सब ठीक है। साथ में क्या है, इनके पास बहुत सारे क्या है, मतलब भाई एलाइज वगैरह होते थे, मुस्लिम जो होते थे इनके पास। तो कहने का मतलब इनके पास ट्रेंड क्या है, ट्रेंड क्या है, सेना होती थी। जैसे जो टर्क वगैरह है, अफगान वगैरह है, यहां से सोल्जर्स को खरीदा जाता था और वो स्किल्ड होते थे हर चीज के अंदर। तो मोर जो है ना डाइवर्स आर्मी इनके पास होती थी, लेकिन जो राजपूत शासक थे उनके पास वो डायनेमिक जो है ना एडवर्स आर्मीज नहीं थी। साथ में क्या है, इन्वेजन जो है, एक्सटर्नल प्रेशर वगैरह है, ये भी इनको झेलना पड़ता था। बार बार जो इन्वेजन हो रहा है उसकी वजह से क्या है, इनका साम्राज्य है वो कमजोर पड़ रहा था, बहुत सारे ऐसे अटैक हुए। ठीक है, महमूद गजनवी है, इसने क्या है 17 बार अटैक किया। तो ये जो है ना पॉइंट्स आ जाते हैं लिखने के लिए, इसमें ज्यादा कुछ हमें एक्सप्लेन नहीं करना होता है। साथ में देखो सुपीरियर जो है ना रिसोर्सेज ऑफ एम्पायर, भाई दिल्ली सल्तनत के पास क्या थे, बहुत अच्छे रिसोर्सेज वगैरह थे एम्पायर वगैरह के, अच्छी मैन पावर थी, वेल्थ थी, मिलिट्री इक्विपमेंट अच्छे थे। लेकिन राजपूतों के पास क्या था, स्मॉल और रिसोर्सेज की कमी थी, जिसके चलते क्या था, वो इतनी बड़ी सेनाओं को रोक नहीं पाए लंबे समय तक। कंक्लूजन में यही है जो ऊपर आपने पढ़ा है, उसी का ही एक्सटेंडेड वर्जन करना है कि इंटरनल डिवीजन था, मिलिट्री स्ट्रेटजी थी, वीकनेस जो थी, ठीक है, ये टैक्टिक्स वगैरह, टेक्नोलॉजी, लीडरशिप जो है ये देखने को मिली थी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा ये शोरगुल होता है। यहाँ पे मैंने जहाँ पे फ्लैट ले रखा है वहां से क्या है, रेलवे स्टेशन है, तो थोड़ी बहुत ये शोरगुल आपको सुनने को मिलेगा। चलो देखो, इनके बावजूद भी क्या है भाई, जो ये डिफीट है, राजपूत जो है वो अपनी एक लेगेसी छोड़ के गए हैं, रेजिस्टेंस की, कल्चरल कंट्रीब्यूशन की, और बट ये क्या है, इनएबिलिटी टू अडेप्ट द चेंजिंग मिलिट्री एंड पॉलिटिकल रियलिटी अल्टीमेटली लेड टू देयर डाउनफॉल। तो उससे क्या है, अल्टीमेटली क्या हो रहा है, इनका डाउनफॉल ही देखने को मिला। इन्होंने कभी भी टाइम के साथ अपनी मिलिट्री और अपनी पॉलिटिकल रियलिटी को चेंज नहीं किया। ठीक है, तो ये क्या है, हमारे पास इसका मॉडल आंसर था जो आज हमने देखा। उम्मीद करता हूं कि आप लोग यहाँ पे इसका जो मॉडल आंसर है वो लिख के देखोगे, ट्राई करोगे, तो क्या क्या हमारे पास इसके मॉडल आंसर जो था उसमें पॉइंट्स थे वो हमने देखे। ठीक है, चलो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।